हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी एमसीक्यू की सीरीज में आज हम लोग एक और सीरीज देखते हैं जो कि है 2024 का एमएमडीटी का एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का पेपर, जिसमें कि हम लोग मेडिकल लैब एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड बेसिक हिमेटोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है साल 2024 का, दैट मीन्स की पिछले साल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, क्योंकि हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं और बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन है द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। कहने का मतलब है कि कौन सा फॉर्म है जो हम लोग के वेट फॉर अ मिनट, अरे वेट 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 बेटा, ओके, कौन सा फॉर्म है जो हम लोग के बॉडी में सर्कुलेशन में हॉर्मोन्स, जो एज अ हार्मोन काम करता है, जो रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल और कैल्शियम लेवल और फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन करता है। तो राइट आंसर इज, इसमें राइट आंसर है 7 डिहाइड्रोक्सी, सेकंड, वेट वेट वेट, हाँ, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, सॉरी। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो एक्टिव फॉर्म, जिस फॉर्म में विटामिन डी ब्लड में घूमता है और कैल्शियम का और फॉस्फोरस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको रेगुलेट करता है, तो आंसर इज 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एनीमिया कैन अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑल गिवन एक्सेप्ट। तो एनीमिया किन चीजों से होता है एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिनमें से जो कि एनीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सेप्ट जो नहीं एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते। तो इट इज कौन सा, द आंसर इज थाइमिन। थाइमिन जो कि हम लोग का विटामिन बी 1 होता है, जो कि बेसिकली हम लोग का नर्व फंक्शन में काम में आता है। ठीक है। इसके अलावा पैराडॉक्सिल, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12, ये सारे हम लोगों के, ये सारे जो हैं वो एनीमिया कॉज करते हैं। लेकिन जो थाइमीन है, जो कि विटामिन बी 1 है, वो हम लोगों का नर्व फंक्शन में काम में आता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया जो है उसका थाइमीन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि थाइमीन जो कि विटामिन बी 1 है वो नर्व फंक्शन में काम में आता है। बाकी पैरोक्सिन है, फॉलिक एसिड है या विटामिन बी 12 है, वो सारे बी आरबीसी को मैच्योर करने में काम में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन बी डायग्नोज बाय इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन। फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो यूरिन में क्या चीज देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर है, अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो बॉडी से यूरिन में जो जो निकलेगा, यूरिन में सिस्टाथायोन निकलना शुरू होगा। क्यों है ऐसा, देखिए, होमोसिस्टीन कन्वर्ट होता है मिथ्योनिन में। होमोसिस्टीन एक टाइप का अमीनो एसिड है, वो कन्वर्ट होता है मिथ्योनिन में, और इसके कन्वर्जन के लिए होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन के कन्वर्ट होने में फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। अब होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो कब नहीं होगा, जब फोलिक एसिड की कमी होगी। तब उसके बीच में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट निकलता है, उसका नाम होता है सिस्टाथायोन। तो फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी बॉडी में होगी तो होमोसिस्टीन जो है मिथुनिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से बीच में एक मेटाबोलाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग सिस्टाथायोन कहते हैं। तो राइट आंसर इज द सिस्टाथायोन। ठीक है। ओके, फोलिक एसिड एक्चुअली में हम लोग के बहुत से इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म में के बीच में, उस मेटाबॉलिज्म को पूरा करने में, सक्सेसफुली कैरी आउट करने में काम में आता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, तो सिस्टाथायोन यूरिन में दिखना शुरू होगा। क्योंकि होता यह है कि होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए सिस्टाथायोन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि यूरिन से निकलेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन ई रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ क्या है, विटामिन ई जो है, ओके, विटामिन ई जो है, इट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ सिलीनियम। अगर सिलीनियम आपकी बॉडी में नहीं जाता है, सिलीनियम क्या करता है, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, जो आप लोग का पॉल्यूशन की वजह से जो आप लोग का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, उसको मारने में सिलीनियम, उसको खत्म करने में सिलीनियम का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में सिलीनियम नहीं है, ठीक है, सिलीनियम नहीं गया,
और आप विटामिन ई खा रहे हो, तब वो उसको कंपनसेट कर लेगा। तो विटामिन ई जो है अगर आप ले रहे हो तो आपको सेलेनियम खाने की जरूरत नहीं है। तो विटामिन ई रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलेनियम बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बिकॉज सेलेनियम जो है वो आपकी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी, जो भी आपके फ्री रेडिकल बनते हैं उसको खत्म करने में सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर बॉडी में सेलेनियम नहीं है तो उसको कौन कंपनसेट करेगा? उसको विटामिन ए कंपनसेट कर सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which of the clotting factor in the patient on warfarin therapy would have decreased gamma carbolyl glutamate residue? इसका राइट आंसर है फैक्टर 2, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ है क्वेश्चन, बर्निंग फूड सिंड्रोम इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। बर्निंग फूड सिंड्रोम जिसको हम लोग ग्रेसन गोपालन सिंड्रोम भी कहते हैं। याद रखना, बर्निंग फूड सिंड्रोम नाम से आता है जिसमें कि फुट और हाथ पैरों में जलन सी महसूस होती है, जिसको हम लोग ग्रेसन गोपालन सिंड्रोम भी कहते हैं। वो किसकी कमी से होता है? वो पेंटाथोनिक एसिड, दैट मीन्स की विटामिन बी5 की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड वन कार्बन मोइटी के को ट्रांसफर करने में काम में आता है। ठीक है, ओके। सो आप लोग सब याद रखिए कि बहुत सारे जो हम लोग के बायोसिंथेटिक प्रोसेस होते हैं जिसमें एक कार्बन का ट्रांसफर होता है, तो उसको करने के लिए टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड नाम जो है वो यूज में आता है। अच्छा, एक वेजिटेरियन पेशेंट है, उसको एनीमिया हो गया और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल जो है वो भी उसमें हाइपर सेगमेंटेशन दिखाई दे रही है उसमें, और वो बंदा वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता वो। तो क्या प्रोबेबल कॉज होगा? द राइट आंसर इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उसको होगा, क्योंकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी में होता है, और विटामिन बी12 जो है वो वेजिटेरियन फूड में बहुत कम पाया जाता है। ये पाया जाता है एग में या रेड मीट में, वो विटामिन बी12 पाया जाता है। तो अगर कोई वेजिटेरियन पेशेंट है जिसको कि एनीमिया हो गया है और उसका न्यूट्रोफिल जो है वो हाइपर सेगमेंटेड हो गया है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से ग्रसित होगा, क्योंकि वो विटामिन बी12 की कमी से होता है, और विटामिन बी12 वेजिटेबल्स में नहीं दिखाई देता, बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट इज द एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैजल इज। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है हम लोग का कोबेलामिन, जो कि बी12 कोबेलामिन बी12 जो कि हम लोग का मीट और एग में पाया जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा आप लोग का आएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो क्या है कि इट इज ग्लाइकोप्रोटीन जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल कहलाता है। ये सिक्रीट होता है पेरेंट्रल सेल ऑफ स्टमक से। ठीक है, और ये जरूरी होता है बी12 की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल इज अ कोबेलामिन एंड इंट्रिंसिक फैक्टर इज द ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 10, द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ द स्क्यूरवे। ओ ये वाला, ओके, चलिए ये तीनों क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग थायराइड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम thyroglobulin. Thyroid hormones are synthesized from the thyroglobulin. Thyroglobulin precursor होता है T3 and T4 का। T3 T4 से thyroglobulin बनता है। ठीक है, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट विच हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन मेनली इन्वॉल्व इन सोडियम पोटेशियम बैलेंस। बॉडी में आपका सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए भी एल्डोस्टेरॉन का काम में, एल्डोस्टेरॉन इज इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करने में काम में आता है। नेक्स्ट इज रिवर्सल ऑफ द एजी एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो अगर रिवर्स हो गए, कहने का मतलब है एल्बुमिन अगर घट गया और ग्लोबुलिन अगर बढ़ गया। आपको मालूम है एल्बुमिन हम लोगों का ब्लड को मेंटेन रखने में
और ग्लोबुलर आपका जो होता है वो आईजीजीज होते हैं, इनका रेशियो मेंटेन रहता है। अगर इनका रेशियो उल्टा हो गया, एल्बुमिन घट गया, ग्लोबुलिन बढ़ गया, तो इट इज ऑब्जर्व इन व्हाट, ये सभी चीजों में ऑब्जर्व होगा। अगर लिवर में सिरोसिस हो गया, क्योंकि लिवर आपको मालूम है एल्बुमिन बनाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एल्बुमिन में, और या मल्टीपल माइलोमा हो गया, इन सभी केसेस में आपको एल्बुमिन का लेवल घटता हुआ और ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। रेज्ड एल्कलीन फॉस्फेटेज अलोंग विद द गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, याद रखिएगा दिस इज द रॉन्ग रिटन, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज लेवल कैरेक्टराइज। अगर आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ गया, गामा ग्लूटामाइल और उसके साथ गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज भी बढ़ गया, तो क्या चीज देखने को मिलेगी? इट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में बाइल डक्ट जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उसमें कोई रोड़ा अटक जाता है, जिससे कि बाइल बाइल जो जूस है, बाइल जो बाइल पिगमेंट्स हैं, वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाते। ओके, नहीं जा पाते, और जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में नहीं जा पाते, तो वो क्या, कौन सा जॉन्डिस कहलाता है? वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। उस केस में जो डक्टल एंजाइम होते हैं, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज या अल्कलाइन फॉस्फेटेज, वो आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है वो डक्टल एंजाइम है, और ये जब हम लोगों का मान लो गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है, जिसकी वजह से बाइल का फ्लो जो है वो लिवर से इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है, उस केस में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18, इंक्रीज टोटल प्रोटीन लेवल कब कब देखने को मिलता है? ये हर कंडीशन में आए, जितनी कंडीशन दिखाई दे रही है, मल्टीपल माइलोमा, अगर कोई भी माइलोमा है जो कि कैंसर सेल है, जो कि बहुत एबनॉर्मल तरीके से प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हाइपर गामा मोर एंटीबॉडीज, हाइपर गामा एंटीबॉडीज जो है वो दिखाई देने को मिल रही है, क्योंकि एंटीबॉडी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, या हाइपोवोलेमिक लो ब्लड वॉल्यूम होगा, इन सब के केस में आपको प्रोटीन लेवल जो है वो हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइल सॉल्ट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ, बाइल सॉल्ट किसका किसका एंड प्रोडक्ट है? वो है कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म का। बाइल पिगमेंट जो है वो आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है, और बाइल सॉल्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म से बनता है। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडीएच आर ट्रू एक्सेप्ट, सारे के सारे स्टेटमेंट एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको कि वैसोप्रेसिन बोलते हैं, जो कि बॉडी में पानी को वापस खींचता है और यूरिन में नहीं जाने देता, कम जाने देता है, वो सारे स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन, तो एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, तो इसमें है डायलेट ब्लड वेसल्स, क्योंकि डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिस्पॉन्ड करता है, तभी वो पानी वहां से खींचता है। वैसोप्रेसिन उसका दूसरा नाम है। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडीएच इज सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। डायलेट ब्लड वेसल इसका आंसर नहीं होगा, सो द राइट आंसर इज मोस्ट प्रोबेबली डी। रनल थ्रेशोल्ड ऑफ द ग्लूकोज कितना होता है? कितना ग्लूकोज बॉडी में होगा तब बॉडी उसको रिटेन कर पाएगी? उसके ऊपर जाएगा अगर ग्लूकोज, तो यूरिन के थ्रू ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाएगा। इट इज 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बॉडी में ग्लूकोज रहेगा, उसके ऊपर होगा तो बॉडी से वो नीचे जाना, मतलब यूरिन के थ्रू निकलना, यूरिन में अपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। सीरम क्रिएटिनिन लेवल इज रेज्ड इन, कौन से केस में सीरम क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज होता है? ऑल ऑफ द अबव। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स का डिजेनरेशन होगा, आपको मालूम है मसल जब टूटता है तो क्रिएटिनिन निकालता है, तो मसल डिस्ट्रोफी के केस में, या रेप्टोमाइलोसिस भी एक मसल ब्रेकडाउन होता है, उस केस में भी, या रेनल डिसऑर्डर, सब के केस में आपको सीरम क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा सीरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेंज जोन्स प्रोटीन आर करेक्ट एक्सेप्ट। बेंज जोन्स प्रोटीन जो होता है वो मल्टीपल माइलोमा में बेंज जोन्स प्रोटीन दिखाई देता है। बॉइलिंग पॉइंट पे इन इसके अलावा इन यूरिन बेंज जोन्स प्रोटीन जो है, अगर यूरिन को गर्म करेंगे तो बेंज जोन प्रोटीन प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, एम बैंड पीक जो होती है, अगर देखेंगे इसकी पीक इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे तो इसकी पीक जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में दिखाई देगी एम एज एन एम बैंड। लेकिन ये जो मोनोक्लोनल आईजीजी नहीं है, इट इज द लाइटर चेन आईजीएल। ठीक है, इट इज द, तो आंसर इज राइट आंसर इज डी, क्योंकि ये आईजीएल है, इट्स नॉट आईजीजी। So right answer is option number D. Question number 24. Creatinine clearance is almost equal to GFR since creatinine is
ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव. इट इज कंप्लीटली फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस. क्रिएटिनिन जो है वो कंप्लीटली ग्लोमेरुलस फिल्टर कर देता है, रिएब्सॉर्ब नहीं होता, सिक्रीट नहीं होता. सो द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन इंक्रीज. स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब भारी कब हो जाता है, अगर हम लोग रॉ लैंग्वेज में बोले तो यूरिन भारी कब हो जाता है. इट इज इन द केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. अच्छा बच्चों, हम लोग ने 25 क्वेश्चंस तो कर लिए. नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम लोग बचे हुए 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो बचे हुए 3 क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व कर लेंगे. तब तक के लिए पढ़ते ही रहिए आज तो. ओके, गुड बाय बच्चों.